हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9th 10th 11th के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। आई एम योर एजुकेटर रीमा घई। मैं इस चैनल पे आप सभी को एसएसटी पढ़ाती हूँ। एंड आज मैं मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर्स में से एक चैप्टर आपके लिए वन शॉट में लेके आई हूँ, और वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मिनरल्स का और मैन्युफैक्चरिंग की काफ़ी डिमांड चल रही है, तो ये दो लगातार बैक टू बैक चैप्टर्स आपके पास आने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आज की क्लास में हम अपडेटेड सिलेबस के साथ करेंगे, यानी कि इस बार सिलेबस काफ़ी डिलीट हुआ है, आपकी न्यू एनसीईआरटीज़ में बहुत कुछ अपडेट हुआ है, तो उस अपग्रेडेशन के साथ ये पीपीटी सेट की गई है। वही सारी चीज़ें डाली हैं जो आपके इस बार एग्जाम में आ रही है, क्योंकि कई बच्चे पुरानी एनसीईआरटीज़ यूज़ करते हैं और उस वजह से उनको नहीं समझ आता कि क्या उनके एग्जाम में आने वाला है और क्या नहीं। तो इस पीपीटी से और इस क्लास से एटलीस्ट आपको वो हेल्प मिल जाएगी। साथ साथ आप अपनी एनसीईआरटी लेके बैठेंगे और डिलीट काटते जाएंगे उस पोर्शन को जो भी आपकी एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा है, यानी कि वो नहीं आएगा आपके पेपर में। तो कंप्लीट आपको पूरा यहाँ पे क्लासिफिकेशन से लेकर एवरी इंडस्ट्री की एक्सप्लेनेशन से लेकर लास्ट पॉल्यूशन वाले टॉपिक तक सब मिलेगा। और साथ ही साथ मैंने इसी लेक्चर में कवर किए हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो बेटा जी, लास्ट ईयर भी इस चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम में 5 मार्कर एक क्वेश्चन आना था, और वो हमने एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था जो सुबह 5 बजे वाली 80-20 रूल में हमने किया था, और वही बच्चों के एग्जाम में आ गया था। तो आज भी अपने ही एक्सपीरियंस से मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ, और लास्ट में आपको इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताने वाली हूँ। तो एंड तक इस वीडियो को देखना है और इस सेशन को लाइक भी कर देना है। चलिए, और हाँ, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर देना है, चैनल को भी मेरे। चलिए स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो बेटा जी, आपकी क्लास 10th की जियोग्राफी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर को पूरा कवर करती हुई होती थी, लेकिन इस साल लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी सिर्फ मैप बेस्ड आने वाला है। तो यानी कि सर्विस सेक्टर आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना है, बट यस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज द सेकेंड सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसके बारे में हम पढ़ने लगे हैं। सो व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? बेटा जी, जब हम नेचर को एक्सप्लॉइट करके रॉ मटेरियल्स बनाते हैं, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाता है। और जब ये मटेरियल सेकेंडरी सेक्टर में जाता है, इसको कंज्यूमेबल बनाया जाता है। ऐसा नहीं है इंडस्ट्री सिर्फ कंज्यूमेबल गुड्स बनाती हैं, वो आगे के लिए भी रॉ मटेरियल बनाती हैं, लेकिन बेसिकली इनका काम होता है उस रॉ मटेरियल को और बेहतर करना। तो उन्हीं इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल्स ले लेके उसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में कवर करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज बाय प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बनाया जाता है बच्चों मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट, और इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को सेकेंडरी एक्टिविटीज भी कहा जाता है, एज दीज इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर प्राइमरी मटेरियल जैसे कि कॉटन फाइबर इनटू फिनिश्ड गुड जैसे कि टेक्सटाइल्स, उसको कपड़ों में कन्वर्ट कर देती है यही इंडस्ट्री। तो बेसिकली बच्चों, ये क्या कर रही है? ये रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने की प्रयास कर रही है और कर भी रही है। बेटा, ये जो बबल्स में आपको मिलेंगे, ये मिलेंगे क्वेश्चंस। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। आपकी एनसीईआरटी की एक लाइन थी जिसको मैंने यहाँ लिखा है, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्वेश्चन आ जाएगा, इसको इलाबोरेट कर दीजिए भैया, इसको विस्तार में लिख दीजिए। तो इसका आंसर कहाँ है? ये रहा इसका आंसर। आपकी एनसीईआरटी में सामने आपको आंखों के सामने दिख रही होगी ये लाइन, कि भैया कह रहे हैं कि कंट्री की डेवलपमेंट में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का काफ़ी योगदान है। बताइए कैसे? तो देखिए बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हेल्प करती है इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। तो बेसिकली ये क्या है? हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। एग्रीकल्चर में अगर चावल बन रहे हैं, गेहूं बन रहा है, वो गेहूं तो आप डायरेक्टली अपने मुंह में नहीं ठूस रहे हो, आप चावल ऐसे डायरेक्टली तो नहीं ठूस रहे हो, उससे और भी तो बनी हुई चीज़ों को आप ले रहे हो, जैसे कि चावल के बने बिस्किट्स, आटा, पोहा, गेहूं के बने मैगी, पास्ता, मैक्रोनी एटसेट्रा एटसेट्रा, वो भी तो आप ले रहे हो। Now, manufacturing industries also reduce the heavy dependence of agriculture income because of the creation of new jobs. तो yes, ये new jobs भी create करती है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। साथ ही साथ ये इंडस्ट्री की अगर डेवलपमेंट होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कम होगा और पॉवर्टी भी इराडिकेट खत्म हो जाएगी, पॉवर्टी भी। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैसे हेल्प करती है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी में, तो भी पॉइंटर्स यही है
कि जॉब्स प्रोवाइड कर रही है ना भाई, ये बैकबोन है इकोनॉमी की, तो वो भी वही पॉइंट्स आएंगे सेम टू सेम। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं इसी में और आगे पॉइंटर्स हैं, सॉरी। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स। अब ये जो गुड्स बन रहे हैं इससे ट्रेड होता है, ये इन्हांसमेंट होती है कंट्री की इकोनॉमी की। अ कंट्री विद अ हाई लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बिकम प्रॉस्परस। खुशहाल, प्रॉस्परस का मतलब होता है खुशहाल रहती है वो कंट्री, वो इकोनॉमी जहां मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रो करती है, सेक्टर ग्रो करता है। चलिए अब सवाल आता है बच्चों, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज गो हैंड इन हैंड। एग्रीकल्चर्स एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। जिस तरीके से निब्बा और निब्बी हाथ में हाथ दिए चलते चले जाते हैं, उसी तरीके से हमारे देश में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी सीन है। समझ लीजिए, एग्रीकल्चर इज निब्बा एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज निब्बी। तो दोनों का साथ इतना तगड़ा है कि एक के बिना दूसरा अधूरा और दूसरे के बिना पहला अधूरा। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल जनरेट नहीं होंगे, सब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पे चले जाइए वापस से दिमाग में, अगर रॉ मटेरियल जनरेट नहीं होंगे तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसको मैन्युफैक्चर करेगी? अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही नहीं होगी तो वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे और लोग डायरेक्टली रॉ मटेरियल्स को यूज नहीं कर पाएंगे। तो यस, एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज। और बेटा ये वाइसा वर्सा है, ये नहीं है सिर्फ एग्रीकल्चर को मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है, इंडस्ट्रीज की जरूरत है, इंडस्ट्री को भी एग्रीकल्चर की जरूरत है, क्योंकि उनको भी तो रॉ मटेरियल चाहिए काम करने के लिए। On one hand, many industries like sugar, textile, etc. depend on agriculture input. जैसे cotton is a raw material जो agriculture से मिल रहा है, उसको textile industry मैन्युफैक्चर कर रही है। इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। यही इंडस्ट्रीज भी क्या कर रही हैं, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स लेके आ रही हैं, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स बना रही हैं जो वहाँ पे प्रोडक्शन को काफ़ी बढ़ाएंगे, टूल्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं। इंडस्ट्रीज प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल हु आर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड। यानी कि एग्रीकल्चर में आपको पता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, जहाँ पे विजिबली बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं और वैसे कम होते हैं। बताया हुआ ना डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, रिमेंबर एवरीवन, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट याद है आप लोगों को, जहाँ एक फील्ड पे 2 लोगों की जरूरत है और 4 लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, ये बेनिफिट है इसका। तो बेसिकली दोनों हाथ में हाथ दिए चलते हैं, ये इसका आंसर हो गया और ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पे, जो बेसिकली कहते हैं कि आ नहीं रही हैं एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि सारी नहीं आ रही हैं, एक्सप्लेनेशन सबकी नहीं आएगी। ये डिलीटेड है इसलिए मैंने यहाँ बॉक्स में डाल दिया कि ये डिलीटेड है, ठीक है बच्चों। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेसिस पे 2 तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं बच्चों, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती हैं, लेकिन हमें इस साल बस कॉटन टेक्सटाइल और साथ ही साथ शुगर इंडस्ट्री पढ़नी है। कॉटन टेक्सटाइल और शुगर इंडस्ट्री हमें पढ़नी है। फिर आती है बच्चों मिनरल बेस्ड। रॉ मटेरियल मतलब कि कहाँ से आ रहा है, एग्रो बेस्ड मतलब एग्रीकल्चर इनपुट, मिनरल बेस्ड मतलब मिनरल इनपुट। तो इसमें आ जाता है आयरन एंड स्टील, केमिकल, सीमेंट, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिर आता है बच्चों ओनरशिप के बेसिस पे। ओनरशिप के बेसिस पे पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या हो गया, गवर्नमेंट, जिसका गवर्नमेंट का होल्ड होता है वो पब्लिक सेक्टर कहलाता है। प्राइवेट सेक्टर में कौन आता है, प्राइवेट इंडिविजुअल, जैसे कि टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, प्राइवेट। जॉइंट सेक्टर में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, बेटा गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। अब देखिए इसका रेशियो ये नहीं है 50-50 होगा, नहीं, हो सकता है गवर्नमेंट ने सिर्फ 20% पैसा लगाया हो सकता है प्राइवेट ने सिर्फ 20% लगाया हो। तो जॉइंट मतलब जॉइंट, चाहे 2% लगाया हुआ है लेकिन जॉइंट सेक्टर हो जाएगा वो। फिर आता है बच्चों कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बच्चों शुगर इंडस्ट्री तो है ही, साथ में अमूल। अमूल बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ पे कोऑपरेटिव सेक्टर बच्चे नहीं समझ पाते हैं, लेकिन एक्चुअली बेटा प्राइवेट इंडिविजुअल्स एक ग्रुप बना लेते हैं, वो मिलके एक कम्युनिटी फॉर्म करते हैं, जिसके अंदर वो कल्टीवेशन से लेकर, पैकेजिंग से लेकर, मार्केटिंग से लेकर, एडवर्टीजमेंट से लेकर सब काम खुद करते हैं, और जिस रेशियो में वो कंट्रीब्यूट करते हैं उसी रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इनका मेन मकसद होता है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स कराना और साथ में लोगों की वेलफेयर भी करना, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा के। तो ये होता है कोऑपरेटिव सेक्टर। सबके एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, 1 मार्कर में आ सकते हैं। पब्लिक सेक्टर में भेल सेल आ गया आपका, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल
लिमिटेड, साथ में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, प्राइवेट में आपका टिस्को, बजाज ऑटो, जॉइंट सेक्टर में ऑयल इंडिया लिमिटेड है ना, वो भी आपका जॉइंट सेक्टर है, इसमें प्राइवेट का भी कुछ शेयर है और पब्लिक का भी कुछ शेयर है। कोऑपरेटिव में आपका शुगर इंडस्ट्री तो है ही, साथ साथ अमूल इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फिर बात करते हैं मेन रोल के बेसिस पे। मेन रोल में आती है बच्चों बेसिक और की इंडस्ट्रीज। बेसिक और की इंडस्ट्री मतलब जो आगे के लिए भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रही है। बेटा बहुत सारी आयरन फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री आगे के लिए रॉ मटेरियल बनाती है, यानी कि आगे जाके स्टील यूटेंसिल्स बनना होगा, आगे जाके स्टील का कुछ और बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा, आयरन का कुछ और बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा। लेकिन ये नहीं है ना वो उसी इंडस्ट्री में बन रहा है, वो आगे जा रहा है, वो आगे जा रहा है, ऐसा भी होता है। तो बेसिक और की। और दूसरी होती है कंज्यूमर इंडस्ट्री बच्चों। कंज्यूमर इंडस्ट्री में सीधा ऐसा गुड बनाया जाएगा जो कंज्यूमर उसको इस्तेमाल कर सके। सीधा ऐसा गुड जैसे स्मेल्टिंग करना, साथ ही साथ शुगर, टूथपेस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा जो बनेगा और सीधा हाथ में जाएगा कंज्यूमर के। स्मॉल और लार्ज की बात कर लेते हैं तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में 1 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसमें आपका 1 करोड़ से कम की लागत होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जो होती है बेटा पैसा तो जिसमें जितना मर्जी लगा लो, पैसा जिसमें जितना मर्जी लगा लो उतना कम है। जितना पैसा डालो, देखो यार आप घर लेते हो, आप घर में चाहो तो पेंट करा के भी रह सकते हो और घर में चाहो तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग करके पूरा एक हायर करके डिज़ाइनर एक छोटे से बाथरूम को भी इतना बढ़िया आलिशान, बेडरूम को बढ़िया आलिशान, ड्राइंग रूम को ब्यूटीफुल बना सकते हो, क्योंकि जितना पैसा डलेगा उतनी चीज़ बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन आप पर्टिकुलर गुड्स में उतना ही इन्वेस्ट करोगे जितना आपको लागत ज़रूरत है। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में लागत कम होती है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसमें कम जाती है, तो वो स्मॉल स्केल में आ जाती है। लार्ज स्केल में तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, टाटा एंड स्टील कंपनी एटसेट्रा आ जाती है। फिर आता है वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट्स। हैवी इंडस्ट्रीज जो हैवी गुड्स बना रही है, आयरन एंड स्टील अगेन। लाइट इंडस्ट्रीज जो लाइट गुड्स बना रही है, स्विचेस, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल गुड्स आइटम्स, ये सारे आपके आ गए छोटे छोटे गुड्स में। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए अब आपका एक कॉमेंट्स में काम आ रहा है आपको मुझे पब्लिक सेक्टर का, मैंने यहाँ पे भेल और सेल एग्जाम्पल दिया, एक और एग्जाम्पल देना है। टाइम स्टैम्प डालो, लाइव चैट में नहीं, कॉमेंट सेक्शन में लिखना। भेल और सेल का साथ में क्या लिखोगे, एक एग्जाम्पल और दोगे। अभी यही कोई 12-13 मिनट का टाइम स्टैम्प डलेगा, डालो और करो। चलो हाँ आगे चलते हैं, तब तक हम लोग। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बेसिकली ऐसे रॉ मटेरियल्स होते हैं, एक सेकेंड देखिए, स्क्रीनशॉट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे मुझे कमेंट्स में डांटते हैं, मैम आप पढ़ते नहीं हो, मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाता हूँ। आपको अभी फ़िलहाल साथ साथ अपनी एनसीईआरटी में मार्क करना है। स्क्रीनशॉट लेने में टाइम व्यर्थ नहीं करना, बार बार फ़ोन उठा के, बार बार अपना लैपटॉप उठा के। आपको सिर्फ सेशन ख़त्म होने के बाद ऐप पे जाना है और ये पीपीटी डाउनलोड कर लेनी है, सिंपल। टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ सर्च कर लेना है क्या ये पीपीटी है, वहाँ से ले लेनी है। ये काम है बस, आपको मिल जाएगी। मैं अपने पास नहीं रखती हूँ, ये बांट देती हूँ पीपीटी। पेड बैच वाले बच्चों के पास तो पहले से ही होती है, आप लोगों को ही बांट देते हैं हम। चलिए, एग्रो बेस दे ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर से मिलता है। साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल्स हैं कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, रबर, शुगर, कॉफ़ी, टी, एडिबल ऑयल, ये सब थे बेटा, सब कट गया। ग्राउंडनट, आपका एडिबल ऑयल वगैरह के बारे में, टी, कॉफ़ी, सब कुछ था, सब कट चुका है। बहुत ही कम बचा है अभी ये चैप्टर, बहुत ही कम। चलिए, तो यहाँ पे आपकी ही एनसीईआरटी का एक स्क्रीनशॉट लगाया है बच्चों। फाइबर प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल अगर देखा जाए तो ये रहा। स्पिनिंग होती है, यान बनता है, ये रहा। वीविंग, निटिंग होती है, फैब्रिक बन जाता है, और साथ ही साथ डाइंग एंड फिनिशिंग करने के बाद ये गारमेंट्स बन जाते हैं। ये तो ये पूरे स्टेप्स बता रखे हैं आपको, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात किए लेते हैं एग्रो बेस्ड में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की। टेक्सटाइल, अब टेक्सटाइल में आता है आपका कॉटन एंड जूट, और इसके अलावा हम बात करेंगे शुगर इंडस्ट्री की भी, क्योंकि वो भी एग्रो बेस्ड है। वो टेक्सटाइल का पार्ट नहीं है, लेकिन वो भी एग्रो बेस्ड है, एग्रीकल्चर बेस्ड है। चलिए, तो द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी because it contributes significantly to industrial production, employment generation and साथ ही साथ foreign exchange earnings, यानी कि ट्रेड करती है।
It is the only industry in the country which is self-reliant and compete in the value chain, that is from raw material to the highest value added products. सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है रॉ मटेरियल्स इकट्ठा करने से लेकर फिनिश गुड तक का काम इन्हीं इंडस्ट्री में होता है. जैसे कि बेटा आपने अभी पीछे देखा, ये अलग अलग जगह नहीं जाएंगे इसके लिए, स्पिनिंग के लिए, निटिंग के लिए, डाइंग के लिए अलग अलग जगह नहीं जाएंगे. ये लोग एक ही जगह पे होंगे, एक ही जगह पे काम करेंगे, एक ही इंडस्ट्री में सारे प्रोसेस फॉलो अप होंगे. तो ये सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री है. तो इसमें सबसे पहले आती है बच्चों कॉटन टेक्सटाइल. कॉटन टेक्सटाइल अगर आपको पता ही है, कॉटन तो सबको पता है, रुई. इन एन एंशिएंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स. पहले हाथ से होता था सब कुछ. पावर लूम तब तक नहीं आए थे, तब तक हाथ से ही होता था. आफ्टर 18th सेंचुरी पावर लूम्स जब आए, इम्पैक्ट क्या हुआ उसका, दे सफर्ड अ सेटबैक. हैंडलूम इंडस्ट्रीज ने सेटबैक देखा, फेल टू कम्पीट विद द मिल मेड क्लोथ, क्योंकि मिल मेड क्लोथ बहुत जल्दी बनता था और फाइन होता था, क्योंकि मशीन से काम हो रहा है तो गलती नहीं होती थी. In the early years, the cotton textile industry was concentrated in Maharashtra and Gujarat. Area बता दिया. Now, why? Availability of raw cotton, market, transport include accessible port facilities, labor, moist climate, etc. contribute towards its localization. तो basically cotton की industries preferably कहाँ बनाई जाती हैं, जहाँ ये सारे factors हो, labor हो, moist climate हो, market हो, transportation हो. तो इसीलिए ये factory वहीं बनाई जाती है. This industry has close links with agriculture and provides a living to farmers. फार्मर्स में कॉटन बॉल प्लकर्स हो गए, साथ ही साथ वर्कर्स जो गिनिंग कर रहे हैं, स्पिनिंग कर रहे हैं, वीविंग कर रहे हैं, डाइंग कर रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, टेलरिंग कर रहे हैं और फिर स्यूइंग भी कर रहे हैं. इन सभी को काम मिलता है. द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड्स सपोर्ट्स मेनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल्स एंड डाइज, पैकेजिंग मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग वर्क्स. ये सब में कॉटन टेक्सटाइल्स का बहुत बड़ा रोल है बच्चों. ठीक है, डू यू नो में आ जाता है, ये आपकी ही एनसीईआरटी से. अगेन अ स्क्रीनशॉट इज हेयर. The first successful textile mill was established in Mumbai in 1854. The two world wars were fought in Europe. India was a British colony at that time. There was a demand for cloth in UK. Hence, they gave a boost to the development of the cotton textile industry. एक टाइम पे हमारे देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज दुनिया में पहचानी जाती थी, दुनिया में जानी जाती थी. यस, दुनिया में. बेटा मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल, तो उसमें MTNL आप लिख सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. चलें आगे. तो भाई वाइल स्पिनिंग कंटिन्यूज टू बी सेंट्रलाइज्ड इन स्पिनिंग, मतलब आपको पता है सारे स्टेप्स अभी आपको बताए. तो अगर स्पिनिंग जो है वो हो रही है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, वीविंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल्स एंड डिजाइंस ऑफ वीविंग. इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग, but weaving supplies low quality of fabric as it cannot use much of the high quality yarn. क्योंकि जो high quality yarn है वो ब्रिटिशर्स अपने यहाँ पे भेजते रहते थे और इंडिया में इतना high quality नहीं बचता था. weaving is done by handloom, power loom and in mills. हर तरीके से की जाती थी weaving. चलिए, द हैंड स्पन खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम्स एज अ कॉटेज इंडस्ट्री. तो भैया हाथ से खादी भी हैंड स्पन होती थी, क्योंकि खादी तो यार हाथ से ही होती है. तो हमने महात्मा गांधी जी को भी देखा हुआ है. चलिए, तो दिस वॉज योर कॉटन टेक्सटाइल. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू जूट टेक्सटाइल्स नाउ. जूट टेक्सटाइल, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट and jute goods and stand at second place as an exporter after Bangladesh. तो बांग्लादेश के बाद हम सेकंड नंबर पे आते हैं जूट प्रोडक्शन में. Most of the mills are located in West Bengal, mainly along the banks of Hooghly River. तो क्वेश्चन आ जाता है बच्चों यहाँ से कि क्यों है ये हुगली रिवर के पास सिचुएटेड. जूट जो है, जूट मिल्स जो हैं वो हुगली रिवर के पास क्यों पाई जाती हैं. तो बेटा जी क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर देयर लोकेशन इन द हुगली बेसिन. ये पूरा जो है बच्चों
ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन, what are the factors responsible for the location of cotton textile jute textile industries near the Hooghly basin? तो बेटा जी it's proximity of the jute producing areas, that is यहाँ पे producing areas काफी अच्छे हैं, climatic condition is very good, inexpensive water transport है for supply, सपोर्टेड बाय अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, तो एक्सपोर्ट बहुत आसान हो जाता है, रेलवेज और वाटरवेज सभी बहुत आसानी से पाए जाते हैं। साथ ही साथ क्योंकि हुगली रिवर है पास में, तो अब्यूंडेंट ऑफ वाटर चाहिए होता है रॉ जूट को वैसे भी बनाने के लिए, तो चीप लेबर भी मिल जाती है वेस्ट बंगाल से और साथ ही साथ बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश से। कोलकाता एज अ लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स। तो बेसिकली सारे फैक्टर्स जो एक इंडस्ट्री के पास चाहिए होते हैं वो हुगली रिवर के पास मिल जाते हैं, इसलिए इनकी लोकेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। सो द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेट अप नियर कोलकाता इन 1855 at Rishara. Rishara is a place in Kolkata. After partition in 1947, the jute mills remained in India, but 3/4 of the jute producing area went to Bangladesh, East Pakistan. तो जब बाइफिकेशन हुई है तो थोड़ा बहुत चेंजेस आया, बट हमारे जो जूट के बेसिस पे इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर बांग्लादेश। अब इनको कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं भाई, वो क्या है? स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक, यस बेटा, जूट इज अ नेचुरल फाइबर, वहीं सिंथेटिक फाइबर्स ने जब एंट्री मारी, आपने फाइबर टू फैब्रिक क्लास 7th में आई गेस पढ़ा हुआ है, चैप्टर था साइंस में, मैं पढ़ाती थी पहले इसलिए मुझे पता है, फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर था। तो सब्स्टिट्यूट्स एंड फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स लाइक बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस एंड इजिप्ट एंड थाईलैंड से काफ़ी स्टिफ कंपटीशन फेस करती है जूट। टू स्टिमुलेट डिमांड द प्रोडक्ट्स नीड टू बी डाइवर्सिफाइड, तो बेसिकली प्रोडक्ट्स को काफ़ी फैलाना होगा। द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर एनवायरमेंटल फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैज़ वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्ट्स। इफ़ यू रिमेंबर, जैसे हमारे यहाँ पे तो जो बच्चे दिल्ली से हैं उनको पता होगा सिटी सेंटर मॉल में मोर मेगा स्टोर होता है, तो वहाँ पे भी जैसे जूट बैग्स कंपलसरी कर दिए। बहुत जगहों पे जब प्लास्टिक बैन हुआ, पॉलीथिन बैन हुई, तो जूट के बैग्स, जूट के प्रोडक्ट्स बिकने लगे, तो इससे इनकी सेल्स में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में, कि टेक्सटाइल का पार्ट नहीं है लेकिन स्टिल इट्स एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, इट इज शुगर इंडस्ट्री। बेटा इंडिया सेकंड नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में इन प्रोड्यूसिंग शुगर एंड एट फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांड सारी। खांड सारी इज बेसिकली द पाउडर फॉर्म ऑफ शुगर। Okay, the raw material used in this industry is bulky and in haulage its sucrose content reduces. Sucrose मतलब होता है मिठास। The mills are located in Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat, Punjab, Haryana and MP. This industry is seasonal in nature, so it is ideally suited to the cooperative sector. मैंने आपको पीछे जब मैं बाइफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री करा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कि शुगर इंडस्ट्री इज अ कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द शिफ्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिल्स इन द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स। तो बेसिकली शुगर इंडस्ट्रीज की जो सिचुएशन थी, जो लोकेशन थी, वो चेंज होने लगी। क्यों? इन रिसेंट ईयर देयर इज अ टेंडेंसी फॉर द मिल्स टू शिफ्ट एंड कंसंट्रेट इन द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स स्पेशली। तो सदर्न एंड वेस्टर्न हो गए आपके, सदर्न पार्ट हो गया, वेस्टर्न पार्ट हो गया इधर की तरफ, स्पेशली इन महाराष्ट्र। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि द केन प्रोड्यूस्ड हेयर हैज़ हायर सुक्रोज कंटेंट, यहाँ की शुगर केन की मिठास काफ़ी अच्छी थी। कूलर क्लाइमेट ऑल्सो इंश्योर्स अ लॉन्गर क्रशिंग सीजन। ऑल्सो द कॉपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कॉम्पोजिशन है शुगर केन की, तो कारण यहाँ पे आ गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो दीज वर योर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो रॉ मटेरियल यूज करती हैं, किसको? मेटल्स को और मिनरल्स को। आइए देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। एनसीईआरटी में पेंसिलों की मार्किंग होती रहनी चाहिए। The iron and steel industry is the basic industry
Since all the other industries, heavy, medium, light, depend on it for their machinery, क्योंकि आयरन का यूज करके ही मशीनरीज भी बनाई जाती हैं. तो बेसिकली इट्स अ बेसिक इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है आगे के लिए. Steel is needed to manufacture a variety of engineering goods, construction material, defense, medical, telephonic, scientific equipment, and a variety of consumer goods. Production and consumption of steel is often regarded as the index of the country's development. जितना ज़्यादा आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस होगा हमारे देश की डेवलपमेंट भी उतनी अच्छी लगेगी, बढ़ेगी, क्योंकि प्रोडक्शन विल बी हाई, एम्प्लॉयमेंट रेट विल बी हाई. All the raw materials as well as finished goods are heavy and bulky. तो basically iron ore, cooking coal and limestone जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 4:2:1 की रेशियो में बनाए जाते हैं और फिर इनको स्टील की कॉम्पोजिशन होती है. मैंगनीज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील. अगर स्टील को और हार्डन अप करना है तो आपको मैंगनीज भी मिक्स करना होगा. नाउ वेयर शुड द स्टील प्लांट्स बी आइडियली लोकेटेड? एक्चुअली में कहाँ पाए जाने चाहिए? तो दे शुड बी लोकेटेड नियर द साइट ऑफ रॉ मटेरियल्स, ताकि ट्रांसपोर्टेशन आसान हो और ट्रांसपोर्टेशन की चार्जेस भी लो हो, ताकि इन शॉर्ट आपका जो गुड्स के प्राइसेस है वो बढ़े ना. ठीक है ना बच्चों? स्टील मैन्युफैक्चर का प्रोसेस बता रखा है बच्चों. ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट तक लेके जाया जाता है. आयरन ओर को मेल्ट किया जाता है, लाइमस्टोन मटेरियल को ऐड किया जाता है, स्लैग बचा कुचा रिमूव किया जाता है, कोक को बर्न किया जाता है. कोक इज अ वेरी लो ग्रेड कोल काइंड ऑफ थिंग. देन मोल्टन मटेरियल्स पोर्ड इनटू मोल्ड्स कॉल्ड पिग्स. मोल्ड्स में डाला जाता है. पिग आयरन इज फर्दर प्यूरिफाइड बाय मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्योरिटीज. मैंगनीज, निकल, क्रोमियम आर एडेड ताकि वो हार्ड हो जाए और देन इसको शेप किया जाएगा अकॉर्डिंगली, जो भी चीज़ बन रही है उसके अकॉर्डिंग. सो दीज आर द स्टेप परफॉर्म्ड इन मैन्युफैक्चरिंग द स्टील. ये आपकी एनसीईआरटी से ही है अगेन. चलिए बच्चों, अगला सवाल आता है. छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. ऐसा क्यों है? क्यों इस जगह पे प्लेट्यू रीजन में? बेटा बिकॉज इट इज लार्जली रिलेटिव एडवांटेजेस दिस रीजन हैज फॉर. हमने भी पीछे क्या पढ़ा? रॉ मटेरियल चाहिए, यहाँ मिलता है. यहाँ पे लो कॉस्ट आयरन ओर है, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, चीप लेबर है. देखो बच्चों, मैं आपको ना सिंपल सी बात बताती हूँ, आप मुझे लॉजिक बताना कि अगर हमें कोई भी इंडस्ट्री बनानी, मैं कह रही हूँ आयरन एंड स्टील, शुगर, केमिकल, ये नहीं, आप मुझे कमेंट्स में भर दो कि आप क्या देखोगे. आपने एक इंडस्ट्री खोलनी है, आप क्या देखोगे? मैं 1 मिनट स्क्रीन से हट रही हूँ, आप मुझे कमेंट्स में लिख दो फटाफट से क्या क्या आप करोगे. हाँ भाई, तो आपने कहा हम देखेंगे भैया पहले तो क्या? रॉ मटेरियल. ये ना आपका टॉपिक हुआ करता था, फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, डिलीट हो गया इस बार. रॉ मटेरियल देखोगे, चीप लेबर देखोगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देखोगे, यानी कि पावर सप्लाई, वाटर देख लोगे, लैंड देख लोगे, नियर द मार्केट देख लोगे, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस फ्लेक्सिबल होनी चाहिए देख लोगे. यही सब तो देखोगे. यही चीज़ें हर क्वेश्चन में डाल देना बस, कि चीप लेबर है, क्लाइमेट है, रॉ मटेरियल है. सेम बातें, क्लाइमेट भी डाल दो इसके अंदर. चलिए अब चलते हैं अगले मिनरल बेस पे. एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, एवरीबडी नोज बॉक्साइट, है ना भाई? तो इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया. बॉक्साइट इज द बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ दिस इंडस्ट्री, जो बहुत ही बल्कि है, डार्क रेडिश कलर का है. एल्यूमिनियम इज लाइट, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, कोरोजन भी नहीं होता, जंग भी नहीं लगता इस पे. अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का अच्छा कंडक्टर है. मेलिएबल है, शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है. और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग है जब इसमें और मेटल्स डाले जाते हैं. बेटा एल्यूमिनियम इज वेरी ड्यूरेबल, वेरी ड्यूरेबल.
तो इसीलिए ये एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स और वायर्स भी बनाने में काम आता है। हमारा ऑफलाइन सेंटर जो OSR अकेडमी है, वहाँ पे हमने पहले वाली ब्रांच थी हमारी, अभी हमने शिफ्ट कर लिया था, वहाँ पे हमने रिसेप्शन ही एल्यूमिनियम की शीट से बनवाया हुआ था। ऐसे कैबिन सा बनवाया हुआ था एल्यूमिनियम की शीट से, बहुत ड्यूरेबल था, काफ़ी सालों साल चलता था। Aluminium has gained popularity as substitute of steel, copper, zinc, lead in different industries. क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसकी लोकेशन के बेटा? अगेन इलेक्ट्रिसिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट। मैंने बोला है सब कुछ वही आएगा, इसमें टेंशन नहीं लेनी है। अगर बाय चांस ये क्वेश्चन आ जाए कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री यहाँ पे क्यों सेट की गई है, तो आपको बस यही लिखना है, टेम्परेचर, क्लाइमेट, रिवर है तो वाटर लिख दो, इलेक्ट्रिसिटी लिख दो, क्लाइमेट लिख दिया, सेम सेम सेम। इन इंडिया एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स आर लोकेटेड इन ओडिशा, अब लोकेशन बता रखी है, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बेसिकली जी बॉक्साइट यूज इन द स्मेल्टर्स इज अ वेरी बल्कि डार्क रेडिश भर लिया। बॉक्साइट 4 से 6 टन, एल्यूमिनिया 2 टन, एल्यूमिनिया 1 टन के बराबर बन जाता है भैया। फैक्टर्स क्या इफेक्टिंग करते हैं? रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट, जो अभी हमने पढ़ा सारा कुछ वही है। अब हम बात करते हैं तीसरी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में, जो कि है बच्चों केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग इन नेचर। इट कंप्राइजेज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। इसके पहली बात तो 2 सेक्टर्स हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। कंप्लीटली नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं तब भी आपके लिए लेके आई हूँ। कंट्रीब्यूट करता है अप्रॉक्सीमेटली 3% GDP में। साथ ही साथ 3rd लार्जेस्ट है एशिया में, 12th लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में बच्चों। द केमिकल इंडस्ट्री अपना ही सबसे बड़ा कंज्यूमर है बच्चों, अपना ही सबसे बड़ा कंज्यूमर मतलब एक केमिकल इंडस्ट्री दूसरी केमिकल इंडस्ट्री से केमिकल्स लेती है जो उनके पास नहीं है, तो ये आपस में ही गिव एंड टेक करते रहते हैं और अपने ही कंज्यूमर बन जाते हैं ये। आइए बात कर लेते हैं थोड़े से ऑर्गेनिक और थोड़े से इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में। ऑर्गेनिक सेक्टर प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिक केमिकल्स। दीज केमिकल्स इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स यूज किए जाते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, डाइज, फार्मेटिकल्स, कॉस्मेटिक्स एंड ऑल में। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल्स प्लांट्स। अगैन इनऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। अब ये मत कहना मैम आप तो रीड कर रहे हो, बेटा जी ये चैप्टर में इन चीज़ों को मैं आपको ऐसे खड़े होकर भी बता सकती हूँ। फिर बच्चे कहते हैं कि मैम आप तो बुक का पढ़ा ही नहीं रहे, आप एक एक लाइन तो पढ़ा ही नहीं रहे। मैं फंस जाती हूँ यार, कोई बच्चा पढ़ाने पे बोलता है, कोई बच्चा नहीं पढ़ाने पे बोलता है। मैं इसीलिए आपको हर एक लाइन पढ़ा रही हूँ और 3 दिन लगा के ये PPT पूरी NCERT नई NCERT से बनाई गई है। मेहनत लगी है बच्चों, मेहनत। तो इसमें सब कुछ है, सब कुछ। मैं ये नहीं देखती, मेरा ये सेम PPT मैंने पेड बैच वालों को अभी सुबह ही भेजी है बनाते ही, और मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ और आपको भी मिल जाएगी। तो बेसिकली कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं ये फ़र्क नहीं कर रही कि आप पेड बैच के हो, आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो मुझसे। कंटेंट देना है वो हम देते हैं, दिल से देते हैं। लेकिन हाँ बस एक पेड बैच और यूट्यूब के बैच में फ़र्क ये होता है, हम यहाँ रेगुलर नहीं हैं। रिकॉर्डेड सेशन आता है हफ्ते में एक, लाइव आ जाती है हफ्ते में एक सब्जेक्ट की, लेकिन हम पेड बैच में रेगुलर बेसिस पे मिल रहे हैं। तो बेटा जी सून हमारे इस चैनल पे वी आर अबाउट टू बिगिन क्रैश कोर्स फॉर क्लास 10th, क्लास 9th। क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है जिसके अंदर हम पूरा सिलेबस के 1 शॉट्स वीडियोस क्या लाइव सेशंस लेंगे आपके। एवरी TTS 5 से 6 मेरी क्लास होगी, एवरी TTS 5 से 6। एक पूरा स्केड्यूल मिलेगा, एक दिन डेवलपमेंट, एक दिन सेक्टर्स, एक दिन मनी एंड ट्रेड, एक दिन ग्लोबलाइजेशन, एक दिन रिसोर्स, एक दिन फॉरेस्ट, एक दिन वाटर, एक दिन ये, एक एक करके रोज क्लासेस में सारे चैप्टर्स दोबारा पढ़ाए जाएंगे और फिर रिविजन में भी आप लोग बाकी सारे पेड बैच के साथ पढ़ेंगे। तो ये बेनिफिट मिलने वाला है आपको इस क्रैश कोर्स में, जिसपे लॉन्चिंग पे ही 50% ऑफ मिलने वाला है। मैंने आपको पहले ये सीक्रेट रिवील कर दिया है, ऑल्दो ये 25 नवंबर से चलने वाला है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, मेरा पढ़ाना आपको अगर अच्छा लगा, मेरे एक्सपीरियंस से भी आप क्वेश्चन देखिएगा आगे जो मैं लेके आई हूँ, वो ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अगर आपको लगता है मैं आपकी कहीं पे भी हेल्प कर सकती हूँ, तो यार इतने तो आप यूँ ही उड़ा देते हो 500-700 रुपये, तो वो आप एटलीस्ट अपनी एजुकेशन में डालेंगे तो इट विल बेनिफिट यू। SST इज़ अ सब्जेक्ट जिसको कॉर्नर करके रखते हैं बच्चे, लेकिन अब दिसंबर टाइम पीरियड पे ये लोग
आप लोग इसको थोड़ा हाईलाइट करना शुरू कर देते हो, तो दिस इज द एक्यूरेट टाइम इन विच यू कैन ऑप्ट फॉर अ क्रैश कोर्स एंड गो फॉर इट. हम लोग मिल के पूरा का पूरा SST का सिलेबस रिवाइज करेंगे विद ऑल द सैम्पल पेपर्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा. चलिए बैक टू वर्क. हाँ जी, दीज केमिकल्स इंक्लूड सल्फ्यूरिक. अब इनऑर्गेनिक में आपका आ जाता है सारे इनऑर्गेनिक, जिसमें खुद से इंक्लूड किया जाता है अल्कली, सोडा, डिटर्जेंट, कॉस्टिक सोडा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ये जो केमिकल प्लांट्स हैं ये ऑल ओवर द कंट्री में पाए जाते हैं. Chemical industry is the own largest consumer. Basic chemicals undergo processing to further produce other chemicals. तो basically industrial application, एग्रीकल्चर और कंज्यूमर मार्केट, हर जगह इनका बोलबाला है, हर जगह इनकी पहुंच है. Fourth mineral based industry is fertilizer. Now fertilizer industries are centered around the production of nitrogenous fertilizers, mainly urea and complex fertilizers जिसमें NPK होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटैश. NPK ये 1 मार्कर क्वेश्चन भी आ जाता है. Potash is entirely important as the country does not have any reserve for potassium compound. After the Green Revolution, the industry expanded to several parts of the country क्योंकि लोगों ने फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू कर दिया एग्रीकल्चर में. गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला कंट्रीब्यूट करता है हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में. सीमेंट इंडस्ट्री भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इन कंस्ट्रक्शन साइट्स, बिल्डिंग बनाना, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा. दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल जैसे कि लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम. कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर भी चाहिए होता है. साथ ही साथ द इंडस्ट्री हैज स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात दैट हैव सूटेबल एक्सेस टू मार्केट इन द गल्फ कंट्रीज. तो बेसिकली व्हाट आर दे डूइंग, इनको भी रॉ मटेरियल्स चाहिए तो उसी के आसपास इनको बनाया गया है. अब हम बात कर लेते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स. ऑटोमोबाइल सारा कार मैन्युफैक्चरिंग वगैरह आ गया. आफ्टर द लिबरलाइजेशन द कमिंग ऑफ न्यू एंड कंटेम्प्रेरी मॉडल स्टिमुलेटेड द, क्योंकि बेटा लिबरलाइजेशन से पहले तो बस हमारे देश में फायट, एम्बेसडर गाड़ियाँ पाई जाती थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी डेवलपमेंट हुई. इंडस्ट्रीज़ जो है मेजरली पाई जाती है दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, नोएडा, इन सब जगहों पे पाई जाती हैं. IT सेक्टर की बात कर लेते हैं. यहाँ पे सारे मोबाइल, टेलीफोन्स एंड सेल फोन्स, रडार्स, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर इंडस्ट्री सब कुछ आ जाता है. एंड बेंगलुरु हैज़ इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया. 1 मार्कर क्वेश्चन. और इसके इंपॉर्टेंट सेंटर्स अगैन नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बतूर, ये सारे हैं. अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स भी बता रखे हैं, सेम ही दे रखे हैं यार, ये तो सेम ही दे रखा है. इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना पॉल्यूशन वाला टॉपिक. सो इट्स इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. ऑल्दो इंडस्ट्रीज हैव, अभी इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ से 5 मार्कर क्वेश्चन आता है. यही इसी टॉपिक से 5 मार्कर क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कॉजेज एंड सजेशंस में से कुछ भी आ सकता है. इवन मेरे ऑफलाइन के बच्चों के प्री बोर्ड्स हो रहे हैं तो उनके प्री बोर्ड्स में भी आना शुरू हो गया 5 मार्क्स में ही. और में क्वेश्चन था, एक में था रीजन और एक में था सजेशन ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. So although industries have contributed significantly to India's economy, growth and development, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने environment को degrade भी किया है बच्चों. हर एक की अच्छाई तो हर एक की बुराई भी होती है. Industries are responsible for 4 types of pollution: air, water, land and noise. अब ये सारे pollution तो मैम हमें आते हैं, ये बच्चों वाले हैं और बिल्कुल बच्चों वाले ही हैं. It is caused by the presence of air pollution, हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेज जो भी निकलती हैं वेस्ट के फॉर्म में केमिकल इंडस्ट्रीज या किसी भी इंडस्ट्री से. स्मोक इज एमिटेड बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक क्लिन्स, रिफाइनरीज, स्मेल्टिंग प्लांट्स एंड बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स लेड टू एयर पॉल्यूशन.
ये एडवर्सली अफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को, एनिमल्स को, प्लांट्स को। वी ऑल नो ताजमहल जो इतना सुंदर मॉन्यूमेंट है, वाइट से क्रीमिश कलर का हो गया है क्योंकि आगरा में बहुत सारी फैक्ट्री से स्मोक एमिट होता था जो यहाँ पे जाके चिपकता गया और इसकी क्वालिटी को डिग्रेड करता गया। तो वहाँ पे एसिड रेन भी एक्सपेक्ट की जाती थी और हुई भी है। तो जितना भी एक्सेस अमाउंट ऑफ होता है इन्वायरमेंट में, नेचर में, गंद होता है, स्मोक होता है। एट प्रेजेंट दिल्ली में कितने टाइम पॉल्यूशन ब्रेक रहा क्योंकि पॉल्यूशन इतना फैल गया था बिकॉज ऑफ स्लैश एंड बर्न दैट इज डन एवरी ईयर इन पंजाब हरियाणा साइड। तो बहुत पॉल्यूशन हो जाता है, प्लस दिवाली आ जाती है इस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट, एयर को पॉल्यूट कर देती हैं। वाटर पॉल्यूशन इज कॉज बाय, देखिए क्या करते हैं इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सेक्टर से जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो नालियों के थ्रू सीधा ये रिवर वाटर में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, गंदा पानी सारा उसमें जाके मिल जाता है। तो इंडस्ट्रीज विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पॉल्यूशन आर पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल एंड डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज, क्योंकि यहीं से गंदा पानी निकलता है और वो जाके रिवर वाटर में मिल जाता है। अब अगर आपने अभी छठ पूजा के टाइम पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी, यमुना रिवर की अगर हालत देखी हो आपने, केमिकल्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा झाग क्रिएट हो गई थी वहाँ पे जहाँ पे लोग खड़े हुए थे। अभी वायरल भी हो रही थी वो सोशल मीडिया पे वीडियो। ओके, व्हाट इज थर्मल पॉल्यूशन? थर्मल पॉल्यूशन में ये जो इंडस्ट्रीज से पानी निकलता है ये गरम गरम होता है कई इंडस्ट्रीज में, क्योंकि आप कुछ यूज़ कर रहे हो, वो हीट, गरम पानी निकलता है और वो गरम पानी बिना उसको नॉर्मलाइज किए ये रिवर वाटर में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। देखिए बच्चों, आपने अपने आप में गर्म सर्द सुना होगा, मम्मी कहती हैं धूप से आए हो एकदम से एसी के आगे मत बैठो, ठंडा पानी मत पियो, एटसेट्रा एटसेट्रा, या गर्म पानी से नहा के एकदम से बाहर मत जाओ। तो ये गर्म सर्द जो होता है बेटा मछलियों को भी हो सकता है और पानी के टेम्परेचर को भी एकदम से बिगाड़ सकता है। तो ये होता है थर्मल पॉल्यूशन। डंपिंग ऑफ वेस्ट, स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस, ये सॉइल को भी यूजलेस बना देता है। रेन वाटर परकोलेट हो जाता है सॉइल में, ग्राउंड में नहीं जा पाता है बिकॉज ऑफ इतना ज़्यादा पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन, हॉन्किंग, लाउड स्पीकर्स, व्हीकल्स के इरिटेट करता है, एंगर लेके आता है, गुस्सा आ जाता है। घर में बजते हुए मम्मी के बर्तन, है ना भाई, मम्मी का बर्तन, मम्मी का चिल्लाना, सुबह संडे के इस दिन सुबह सुबह कढ़ाइयाँ पटकना, कुकर पटकना, आलू उबालने के लिए सीटियाँ बजाना, या संडे को इन जनरल राजमा बना करते हैं तो राजमा को उबालने के लिए सीटियाँ बजाना। ये सब तो हर घर में होता है यार, हर घर में होता है, मिडिल क्लास क्या, बड़े क्या, अमीर क्या, गरीब क्या। तो ये सारी चीज़ें भी नॉइस पॉल्यूशन का ही पार्ट मान सकते हैं आप सब। तो कैसे कंट्रोल करें आप, कुछ सजेशंस की बात कर लेते हैं। मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग कीजिए पहली बात तो 2 सक्सेसिव स्टेज तक। देन हार्वेस्ट कीजिए रेन वाटर को ताकि वाटर की स्कार्सिटी को पूरा किया जा सके। साथ ही साथ ट्रीट कीजिए हॉट वाटर को बिना डिस्पोज ऑफ करने से पहले। अब इसके लिए भी कुछ 3 फेजेस हैं। पहला फेज, प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स, दिस इन्वॉल्व्स स्क्रीनिंग एंड ग्राइंडिंग एंड सेडिमेंटेशन, कि अपने आप ही बैठ जाए सारा गंद जो भी है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, मशीनरीज के थ्रू। टर्शरी ट्रीटमेंट इज बाय केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस, दिस इन्वॉल्व रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। तो ये 3 एफर्ट्स किए जा सकते हैं। साथ ही साथ ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाय इंडस्ट्रीज नीड टू बी रेगुलेटेड लीगली, कि भैया इतने से ऊपर आप पानी नहीं ले सकते हो। जैसे बोरिंग के पानी को इलीगल कर दिया, तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए अगर जो लोग अभी भी इसको यूज़ कर रहे हैं। जनरेटर्स एंड, जैसे मैं रोहतक जाती हूँ अगर मेरी भाभी के यहाँ, तो वहाँ पे हर एक के घर के बाहर हैंडपम्प लगे हुए हैं, खूब इस्तेमाल करते हैं वो। यार ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, समझते ही नहीं है भाई, ठंडा ठंडा पानी है, गर्मी में मज़ा आ रहा है नहाने में। अदर मशीनरी शुड बी फिटेड विद साइलेंसर्स लगाने चाहिए ताकि नॉइस पॉल्यूशन ना हो। साथ ही साथ पर्टिकुलेट मैटर इन एयर कैन बी रिड्यूस बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स, चिमनीज लगाई जाएं इंडस्ट्रीज में। ऑयल और गैस का यूज़ किया जाए इंस्टेड ऑफ कोल, क्योंकि कोल स्मोक प्रोड्यूस करता है। रीडिज़ाइनिंग ऑफ मशीनरी टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी इन यूजिंग एनर्जी, वेस्टेज कम से कम हो। साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जाए जहाँ पे हम प्रेजेंट जनरेशन को फुलफिल करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव भी करते चलें रिसोर्सेज को। Last topic of this chapter is NTPC, National Thermal Power Corporation.
एक मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है इंडिया की। इनके पास ISO सर्टिफिकेशन भी है जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट करता है। साथ ही साथ ये मेजर टास्क जैसे कि पावर प्लांट सेटअप करना, नेचर में कंजर्वेशन लेके आना, एयर वाटर ऑयल गैस कोल इन सबको कंजर्व करना, ये कैसे पॉसिबल हुआ? बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट टेक्निक्स लेके आना, मिनिमाइज करना वेस्ट जनरेशन को, साथ ही साथ ग्रीन बेल्ट्स लगाना यानी कि पेड़ पौधे उगाना, एफॉरेस्ट्रेशन करना, साथ ही साथ इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करना, डेटाबेस मेंटेन करना जिसके थ्रू देखा जाए कहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रही है और कहाँ पे सेफ्टी की जा रही है, उनको मोटिवेट करना, उनको इनाम देना ताकि बाकी लोग भी ऐसा करना चाहें। तो ये सब किया जा रहा है बाय द NTPC। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, 3 नंबर में भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थियोरिटिकली इज ओवर। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा बच्चों, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कवर करा दिया है। अब मैं कुछ PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिसके क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है और इसकी इंपॉर्टेंस आपको बतानी है। यहाँ पे ये PPT आपके लिए लाइक कोई एक्स्ट्रा बुक की नीड ही नहीं पड़ेगी, आई एम सेइंग दिस। सो पूरा है इसकी डेफिनेशन एंड इसकी इंपॉर्टेंस कि क्या क्या रोल प्ले करती है, हमने जो शुरू में पढ़ा पूरा वही सब। देन हाउ आर इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब ये कौन सा वाला आंसर हो गया? गो हैंड इन हैंड वाला। तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आंसर विल बी सेम, आंसर विल बी सेम। ओके, हाउ आर इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। वैसे दिस इज रिलेटेड, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी, 1 मार्कर आ सकता है। एग्रोबेस और मिनरल बेस में डिफरेंस बता दीजिए। एग्रोबेस एग्रीकल्चर मटेरियल यूज करता है, ये मिनरल और मेटल मटेरियल यूज करता है। ये एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में देते हैं और ये अर्बन में भी देते हैं और रूरल में भी देते हैं। ये कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं और यहाँ पे कंज्यूमर और वैल्यू बेस्ड गुड्स भी बनते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है। वाई इज मीडियम स्मेल्टिंग गेनिंग इंपॉर्टेंस? क्योंकि मैंने आपको बताया ये बहुत लाइट है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन है, काफ़ी अच्छा सब्स्टिट्यूट है बाकी बड़े बड़े कॉपर, जिंक, लेड, आयरन का, और काफ़ी ड्यूरेबल भी रहता है, इसीलिए काफ़ी ग्रो कर रहा है। हाउ डज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन डिग्रेड एनवायरनमेंट? ये इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में आ जाता है। अलग अलग पॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर दिया। फ्यू मेजर्स बताइए इसको कंट्रोल करने के, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोल मत यूज कीजिए, अभी जो डिस्कस किया यार, सेम टू सेम। अब इस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने अपने हाथ से लिखे हैं, डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, IT सेक्टर की इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है IT सेक्टर की। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग क्लासिफिकेशन 1 मार्कर्स में बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं आजकल। NTPC, अब पॉल्यूशन में कॉजेज भी और सॉल्यूशन भी, ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है बच्चों, सीधा 5 नंबर का। आई एम 100% श्योर इसके बाहर से पेपर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। इस PPT के बाहर से अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कुछ आ गया तो तुम मेरे कमेंट सेक्शन भर देना यार। मैं ये बात ऐसी नहीं कहती, ये बात इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अगर आप बाई चांस सर्च करो लास्ट ईयर की मैराथॉन्स एंड ऑल, तो वहाँ पे आप जाके देखोगे कमेंट्स बच्चों के जेन्युइनली जो करा रहे हैं वो आ रहा है। तो आप लोगों को ये एक बेनिफिट मिल जाता है कि जैसा भी पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, आप दिल से पढ़ा रहे हैं, हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देखती हूँ बहुत सारे मल्टीपल टीचर्स जो यूट्यूब पे थोड़ा लेस कंटेंट डालते हैं, कम कंटेंट डालते हैं। जिनके पेड बैचेस नहीं चल रहे वो तो स्पेशली नहीं डालते, जिनके पेड बैच चल रहे हैं, सॉरी, हमारा पेड बैच चल रहा है, हमारे ऑफलाइन बैच चल रहा है, हम बीइंग अ टीचर आपको सब देने की, प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और ये मेरे को लगता है कि मेरी स्ट्रैटेजीज़ या मेरे कोई भी चैप्टर डालने से अगर मैं कह रही हूँ 2 बच्चों का भी भला हो जाए तो मैं सक्सेसफुल हो गई। कि वो उनके पास पैसे नहीं थे, वो पढ़ नहीं पा रहे थे, लेकिन यहाँ वो पढ़ गए, तो मेरे लिए तो ये बेनिफिट की बात हो जाएगी। तो बस इतनी सी सोच के साथ मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। आई होप आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है आप इसी लेक्चर के नीचे डाउट मेंशन कर सकते हो, एल्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। रीमा आशु घई इज़ माई ID, क्योंकि अब बच्चों को पढ़ रहे हैं और उनको डाउट्स आते हैं। रीमा आशु घई, एंड मेरे को मेल भी कर सकते हो अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हो, रीमा घई 95@gmail.com। ये दोनों मेरे एक्सेस आप यहाँ पे मुझे कर सकते हो, इंस्टा पे और ये मेल पे। कोई भी अगर डाउट है, मेरे सभी बच्चे जो मुझसे पढ़ते हैं उनके लिए आई एम ओपन। बस सब्जेक्ट लिख देना मेल पे अगर भेजोगे तो, और इंस्टाग्राम पे भी पहले डाउट लिखना, उसके बाद नीचे डाउट लिखना, ताकि वो दिख जाए कि डाउट है और वो मैं ओपन कर लूँ मैसेज।
ठीक है ना। तो बस ये 2 काम कर देना। इसी के साथ हमारा पूरा ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का लेक्चर विद PYQs, विद ऑल द बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बबल में बना के दिए, पूरा न्यू अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर आपको मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का मिल जाएगा जो आप डिमांड कर रहे थे। तब तक आप ये प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिएगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब लाइव भी रेगुलर आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना और लाइक कर देना अगर आपने पूरा लेक्चर अच्छे से देखा है और आपको कुछ समझ में आया है तो। सी यू ऑल, बाय बाय। पढ़ते रहना है।